हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट, जो कि हमारा कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। कंसेप्ट इस तरीके से होगा कि आप मिनट के अंदर कोई बात को आप और आसानी से करके आपके एग्जाम आसानी से कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से जनरली हम बात करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। और ये हमारा 10 मिनट का सेशन होगा। बस केवल आप 10 मिनट हमारे साथ जुड़िएगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और अगर आप समझ गए तो मेरी गारंटी है आपको यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हम इस पे बात करेंगे। तो ये हमारा होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या होता है, उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम called आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं आयनाइजेशन मतलब क्या है। इसका मतलब आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन्स के फॉर्म में होना। जैसे कि हमारा कोई न्यूट्रल एटम गैसेस एटम है, ये हमारा सोडियम प्लस है। ये हमेशा गैसेस एटम में इस कंडीशन इसलिए लेते हैं कि ताकि वहां पे हम उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाए। अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको निकालना टफ होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से गैसेस एटम में कंडीशन में लेते हैं ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और उस समय एनर्जी को हम एग्जैक्ट डिफाइन कर पाते हैं कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। अब हम इसमें से क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटॉमिक नंबर 11, और मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो गया, सोडियम हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसे गैसेस फॉर्म में है। और यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा केटन बन गया। ये हमारा केटन बन गया, वो भी सोडियम का, यानी पॉजिटिव आयन बन गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना इसी को बोलते हैं आयन से फॉर्म में होना, तो हम इसको बोलते हैं आयंस। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये हमारा किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आयंस के फॉर्म में। इसीलिए हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्यों बोलते हैं, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और जब हमारा जो बचेगा उसको हम बोलेंगे आयंस। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब न्यूट्रल एटम न्यूट्रल गैसेस क्या किया हमने, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, चलिए फैक्टर को आप अगर समझ गए तो यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए हम फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हम फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है साइज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू साइज, क्या, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज जो भी हो, उस फॉर्म में साइज अगर हमारा लार्जर है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हम देखें, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ पॉइंट इज आयनाइजेशन हिस्सा ज्यादा होगा इस केस में। हाफ फील्ड क्रांति या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो, उस केस में होता है आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हमारा क्या होगा, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक
फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इतनी बात आप समझ गए तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इफेक्टिव चार्ज के बारे में आपको अच्छे से पता क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे सर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम सेल में बढ़ते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने पे जो होता है वहाँ पे इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से हमारा एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई सारी की सारी लेफ्ट टू राइट जाने पे छोटी होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इसी तरीके से अब आपको ये बात पता है कि आयनिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जनरल ट्रेंड इन द पीरियड टेबल्स। हमारा पीरियड टेबल में जनरल ट्रेंड की अगर बात करें तो हमारा कुछ इस तरीके से पीरियड टेबल्स है। हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये पीरियड टेबल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे along the period ionization energy along the period ionization energy यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर पीरियड टेबल में हमारा ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा है लिथियम, यहाँ पे हमारा बेरिलियम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बोरान रख दिया। इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट जाने हमारा क्या रहा है आयनाइजेशन करता है और टॉप टू बॉटम हमारा जो होता है along the group ionization energy decreases। ionization energy हमारा डिक्रीज करता है। तो कैसे देखा क्यों हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटम की साइज छोटी होती है क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, तो मतलब वहां पे हमारा साइज छोटी ionization energy इंक्रीज करेगा। तो आपको समझ आया क्या कि ये रिलेशन हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और आपको ये भी बात पता है टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब साइज हमारा एटम का बढ़ गया। जब साइज बढ़ेगा तो उस केस में हमारे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा। इसलिए मैंने लिखा टॉप टू बॉटम यानी along the groups हमने लिखा कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसी तरीके से ये हमने कहा ये हमारा जनरल ट्रेंड है। बट अब हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं तो केसेस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम एक्सेप्शन पे बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को लेकर के। तो सबसे पहले हमारा है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हमने यहाँ तक ले लिया, उसके साथ साथ नियॉन भी ले लेते हैं। चलिए अब मैंने कहा क्या बताया है, हमने कहा है चार फैक्टर कौन कौन से थे। फर्स्ट फैक्टर जेड इफेक्टिव चार्ज हमारा लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ये कंफर्म हो गया है क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज जब जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। पहला पॉइंट ये कंफर्म हो गया। तो हमने सेकंड पीरियड लिया है तो लेफ्ट टू राइट हमारा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है। ये बात तो प्रूफ हो गया पहला रूल। सेकंड रूल हमने क्या कहा आयनाइजेशन एनर्जी साइज टॉप टू बॉटम जाते हैं तब तो साइज की बात करते हैं, हम तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे सर साइज डिक्रीज करती है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो दो पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको ये भी बात पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये बात आपको भी पता है। अब बचा क्या हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का और इसमें क्या है हाफ फेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या फुल्ली फेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। इस चीज को अप्लाई करके देख लेते हैं और उससे पता चल जाएगा जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसमें हमारा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। यानी जो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें से सब इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वहां पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ये बात समझ के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए और आसानी से ऐसे कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। अब हमने क्या किया 1s2 एंड 2s1 कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s2 आ जाएगा और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2s2 एंड 2p1 है और यहाँ पे अगर बात करें तो 2p2 होगा और
और यहाँ पे अगर बात करें तो P3 होगा, और अगर यहाँ पे बात करें तो हम 2P4 होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2P5 है, और यहाँ पे हम बात करें तो 2P6 है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात तो आप समझते हैं। जनरली हम किस किस में बात करते हैं, पी और डी। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड की बात हमेशा डी एंड पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में करते हैं। पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में हाफ फील्ड की बात ही नहीं करते हैं। हाफ फील्ड कहने का मतलब 3 रूम है, 3 रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दे तो ये पार्शियली हाफ फील्ड कहलाएंगे। मतलब हर एक रूम में एक एक लोग रहे, या तो ना ही रहे तो ज्यादा बेस्ट है, अगर है तो सिंगल सिंगल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो होते हैं हाफ फील्ड। उसी तरीके से पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है। अगर डी में आपको पता है सर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सब में एक एक लोग हैं, इक्वल एनर्जी के साथ हैं, इक्वल एनर्जी के साथ है तो स्टेबल होता है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो यानी वहां पे हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इस बिहाफ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके समझ सकते हैं। तो जैसे 2p6 है, 2p6 में p में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और मैंने ये इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल है। अब ये 3 रूम है, 3 रूम में 2-2 जोड़े हैं, एक शादीशुदा शादीशुदा शादीशुदा, इस तरीके से है, मैरिज लाइफ वाले हैं, ये तो स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। किसी को भी आप निकालने जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा नियॉन का होता है। सबसे ज्यादा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नियॉन का होगा। उसके बाद अब हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्योंकि हमारा साथ इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी इंक्रीज करती है। और इस यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा जैसे कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा इस क्या देखने को मिल रहा है, 2p5 है, बट हमने क्या कहा था, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन ड्यूटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या तो इलेक्ट्रॉन ड्यूटी ज्यादा है, तो दोनों चीज को समझ सकते हैं। जैसे हमारा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। फिर आफ्टर इन दोनों केस में देखें तो इन दोनों केस में हमारा p3 है, p3 में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे पता चला एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब स्टेबल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद हमारा ये ऑक्सीजन आएगा, ये हमारा जम करके यहाँ चला जाता है, ये जम करके यहाँ आ जाता है, और ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, कार्बन में देखा तो 2p2 है, और यहाँ पे अब बोरान में हमारा 2p1 है, तो हमारा अब कार्बन आ गया। फिर हमने क्या देखा, बोरान और बेरिलियम के केस में आप देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, BH2 है, और एक में हमारा 2p1 है। BH2 हमारा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, जब एक ऑर्बिटल में एक शादीशुदा जोड़े लोग हैं, वाइफ हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए बेरिलियम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है, तो उस समय जेड की टीम के साथ इंक्रीज करता है। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।